हेलो फ्रेंड्स, अब हम हाइब्रिडाइजेशन के डिफरेंट एग्जांपल्स कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर बेरिलियम क्लोराइड BeCl2 और बोरोन ट्राइक्लोराइड BCl3 की सीखी थी। अब हमें मेनली फाइंड आउट करना है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर इन्वॉल्व होते हैं, पर पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो अगर आपको किसी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी है तो n/2 रूल आप सीख चुके हो, दैट इज वैलेंस प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम एनायनिक माइनस कैटायनिक चार्ज बाय 2। ये टेबल आप सीख चुके हो वैल्यू फाइंड आउट करना। अब आपको करना क्या है, n/2 की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो इस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, इस पे हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू जो है, अगर वैल्यू 2 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp है, 3 है तो sp2 है, 4 है तो sp3 है, 5 है तो sp3d और 6 पे हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगी sp3d2। और अगर हम वैल्यू 7 पे जाएंगे तो हम हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगी sp3d3 आ जाएगी। ठीक है ये चीज़। और हाइब्रिडेशन में बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों शामिल होते हैं। ठीक, अब मैं आपको इनके डिफरेंट एग्जांपल्स बता देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे अगर आपके पास n/2 की वैल्यू 4 आ गई तो इसकी हमने बात करी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, हाइब्रिडाइजेशन इसकी आएगी दैट इज sp3। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स अगर हम बात करें तो एग्जांपल्स में CH4 हो जाएगा, मीथेन हो गया, और इसके एग्जांपल में SO4 2- हो गया, SO3 2- हो गया, ClO3- ClO4- ClO2- ClO-। इन सब की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है। इनफैक्ट NH3 अगर हम ले लें या NH4+ ले लें, इन सब की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब इसकी वजह क्या है, वजह ये है कि हम हाइब्रिडाइजेशन में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स को कंसिडर करते नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब ध्यान से देखो, यहाँ पर बेसिकली लोन पेयर और पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो पाई बॉन्ड जो है हाइब्रिडाइजेशन पे शामिल नहीं होता, पर लोन पेयर होता है। अगर मैं बात करूँ SO4 या SO3, दोनों के लिए n/2 की वैल्यू 4 ही आई थी। ठीक है, अगर n/2 की वैल्यू 4 है तो इसका मतलब सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 4 ऑर्बिटल हैं, मतलब 4 पेयर आ रहे हैं। तो 4 पेयर आ रहे हैं तो उसको 4 ऑर्बिटल क्या करने हैं, अरेंज करने हैं। ठीक है, तो 4 ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा, एक s का और 3 p के, क्योंकि ये सारे p ब्लॉक के एलिमेंट है तो इनका वैलेंस शेल कौन होता है, s और p होता है। तो अगर मैं बात करूं SO4 2- की, तो n/2 के हिसाब से सल्फर के वैलेंस शेल में 6 मोनोवेलेंट एटम इसके साथ है नहीं, जितना नेगेटिव चार्ज है उसको ऐड करना है, डिवाइड बाय 2, वैल्यू कितनी आ गई 4, और एटम भी 4 है, चारों बॉन्ड पेयर है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर हम बात करते हैं SO3 2- की, तो n/2 की वैल्यू 6 + 2, मोनोवेलेंट एटम तो 0 ही है, वैल्यू आ गई कितनी 4, जिसमें से 3 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। ठीक, पर वैलेंस शेल में टोटल 4 पेयर हैं, तो इसका मतलब ऑर्बिटल्स भी कितने इंटरमिक्स करने पड़ेंगे, सेंट्रल एटम को 4 ही मिक्स करने पड़ते हैं। तो अगर आपको समझ आ गया कि ऑक्सीजन यहाँ पे O4 से O3 O2 O होता जा रहा है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन इन सभी की क्या आने वाली है, sp3 ही आने वाली है, क्योंकि सेंट्रल एटम Cl हो गया, उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए और एक नेगेटिव चार्ज 8 हो गया, 8/2, यानी कि आपके पास कितना आ जाएगी वैल्यू 4 आने का मतलब है कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही होने वाले हैं, ये चारों के चारों। और sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने का मतलब है कि इनकी ज्योमेट्री होनी चाहिए टेट्राहेड्रल। ठीक, ये रेगुलर टेट्राहेड्रल होगा, जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ते जाएंगे आप उनको क्या बोलोगे, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल हो जाएगा। जैसे SO3 2- है, अब इसमें 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। ठीक है, ज्योमेट्री आप टेट्राहेड्रल इसकी ड्रॉ करोगे, पर लोन पेयर आने की वजह से वो क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। बात समझ आ गई कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को निकालनी है, इन्हें कार्बन चेन, तो वो कैसे फाइंड आउट करनी है। अब आप देखो यहाँ पे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हम लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड को कंसिडर करते हैं, लेकिन पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में शामिल करते नहीं हैं। तो बस कार्बन के सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, या लोन पेयर है तो लोन पेयर काउंट करो। जैसे कि अगर हमारे पास जैसे ये है कार्बन स्ट्रक्चर है, एक कंपाउंड है
ये कंपाउंड है, इसमें कार्बन के आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं। तो जितनी हाइड्रोजन लगी होती है उतने तो सिग्मा बॉन्ड होते ही हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन हो गई, कार्बन और H का बॉन्ड तो सिंगल ही होता है, ठीक। डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और H। अब देखो यहाँ पे ये एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक सिग्मा, इसमें एक सिग्मा और एक पाई है, तो इस कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp, sp2 और मैक्सिमम sp3 ही हो सकती है, क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में d ऑर्बिटल अवेलेबल होता नहीं है, ठीक है। अब इस तरह से जब हम इस कार्बन पे जाएंगे तो ये सिग्मा बॉन्ड इसके लिए भी काउंट होगा। तो एक सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा ये और एक सिग्मा, तो फिर से 3 सिग्मा बॉन्ड, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये भी सेम सिचुएशन हो गई sp2 और ये सेम सिचुएशन हो गई, दैट इज sp2। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन एक चेन में डिफरेंट भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। अब आपको समझ आ गया कि कार्बन की अगर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी है तो उसके सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, या लोन पेयर। लोन पेयर नेगेटिवली चार्ज, जो कि हम जैसे इंटरमीडिएट कार्बेन आयन आता है, कार्बेन आयन आपने पढ़ा होगा, जैसे मिथाइल कार्बेन आयन हो गया, तो अगर इसकी आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाए तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर माना जाएगा। तो इसका मतलब टोटल 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और टोटल 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। हाइब्रिडाइजेशन sp3 का मतलब शेप टेट्राहेड्रल, आप ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ड्रॉ करोगे, पर इसकी लोन पेयर होने की वजह से क्या आ जाएगी, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, इनफैक्ट पिरामिडल आ जाएगी। तो अगर आपको PCl5 की अब फाइंड आउट करनी है हाइब्रिडाइजेशन, या SF6 की फाइंड आउट करनी है, जो हमने डिफरेंट केसेस करे थे टू फाइंड आउट दी शेप ऑफ मॉलिक्यूल n/2 का टेबल करते हुए, तो उसमें बस n/2 की वैल्यू है जो हमने बताया। अब n/2 की वैल्यू आप 5 निकालते हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाएगी, sp3d3 हो जाएगी, 7 पे 6 पे sp3d2 हो जाती है। समझ आ गया अब आपको हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है, दैट इज डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट बेसिकली क्या मेजर करता है? डायपोल मूवमेंट मेजर्स द पोलैरिटी डेवलप्ड इन ए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। फिर से सुन लो, डायपोल मूवमेंट किस लिए इस्तेमाल होती है? डायपोल मूवमेंट इज यूज्ड टू मेजर द पोलैरिटी डेवलप इन ए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो पोलैरिटी डेवलप हो गई है उसको मेजर करने के लिए डायपोल मूवमेंट इस्तेमाल होती है। अगर हमने जैसे अगर एक कोवेलेंट बॉन्ड लिया बिटवीन 2 एटम ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे मैंने लेट सपोज HCl में लिया, तो H और Cl में से Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी वजह से ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे आर मोर टुवर्ड्स दी Cl, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Cl के टुवर्ड हो जाएगी, और जितना इलेक्ट्रॉन इसने डेंसिटी इसके टुवर्ड होगी, जितना इसने गेन करा उतना इसने लॉस करा। फिर से देखो, अभी भी शेयर्ड है, ठीक है। ये जो डेल्टा का मैग्नीट्यूड है ये E से कम होगा, क्योंकि उसने पूरा इलेक्ट्रॉन गेन करा नहीं है, इट इज पार्शली टुवर्ड्स दी Cl। जितना इसने इलेक्ट्रॉन गेन करा उतना इसने इलेक्ट्रॉन का क्या करा, लॉस करा। इसे देख लो, अगर हम एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड लेते हैं, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने टुवर्ड क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो अगर 2 एटम ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने टुवर्ड अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, तो दूसरे पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यही चीज डायपोल मोमेंट मेजर करती है। द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर डेवलप्ड इन ए कोवेलेंट बॉन्ड ही इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द डायपोल मोमेंट, कि एक आयनिक कैरेक्टर एक कोवेलेंट बॉन्ड में कितना डेवलप हुआ है, उसी चीज को कौन मेजर करती है, डायपोल मोमेंट मेजर करती है, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट को हमने म्यू से रिप्रेजेंट करा, ठीक। ये फॉर्मूला जो मैं लिख रही हूं ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए वैलिड है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। तो म्यू इज इक्वल टू डेल इंटू डी। ये म्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे म्यू रिप्रेजेंट कर रही है डायपोल मूवमेंट को। तो डायपोल मूवमेंट जब हम एक कोवेलेंट बॉन्ड के लिए मेजर करते हैं, तो फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेल्टा इंटू डी, और डेल्टा का मैग्नीट्यूड जो है वो ई से कम होता है। अब डेल्टा चार्ज है तो इसका यूनिट क्या होगा, कूलम। डी बेसिकली क्या होती है, इंटर न्यूक्लियाई डिस्टेंस, यहाँ इसे हम कह सकते हैं बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ इसे कहते हैं। और बॉन्ड लेंथ मीटर में अगर हमने ली तो इसका डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या हो गया, कूलम मीटर हो गया। वैसे डायपोल मोमेंट का यूनिट जो है वो कूलम मीटर भी हो सकता है और इसका यूनिट डिबाई भी हो सकता है।
डायपोल मोमेंट का यूनिट कूलम भी हो सकता है और डिबाई भी हो सकता है, और इनके बीच में रिलेशन है। अब डिबाई का कूलम मीटर के साथ क्या रिलेशन होता है, फिर से सुनिए। डायपोल मोमेंट को हम मेजर कर सकते हैं कूलम मीटर में भी, डिबाई में भी, ESU सेंटीमीटर में भी। अगर हम डिबाई में मेजर करते हैं और उसको कूलम मीटर से रिलेट करना चाहते हैं तो 1 डिबाई इक्वल टू 3.336 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर के बराबर होता है। वहीं पर अगर हमने चार्ज जो है ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और डिस्टेंस सेंटीमीटर में लेते हैं तो 1 डिबाई इक्वल टू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो फिर से देख लो, अगर हमें एक डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करनी है किसी मॉलिक्यूल की, डायटोमिक मॉलिक्यूल की, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं डेल्टा इंटू डी। डेल्टा पार्शियल चार्ज गेन्ड और लॉस्ट बाय दी एटम है। गेन कौन करेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लॉस कौन करेगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और डायपोल मोमेंट मेजर क्या करती है, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर डेवलप्ड इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। जितनी ज्यादा डायपोल मोमेंट की वैल्यू होगी, म्यू की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर उसके बॉन्ड के अंदर उतना ज्यादा है, आयनिक कैरेक्टर उस बॉन्ड के अंदर उतना ज्यादा है, मतलब वो उतना ज्यादा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन चुका है। ठीक है, और अगर हम ऐसा ले लें केस कि दोनों एटम जो हैं वो सेम है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, जैसे H2 हो गया या O2 हो जाता है, जैसे इसकी स्ट्रक्चर हो गई O डबल बॉन्ड O या N2 ले लेते हैं, तो उस केस में इसकी डायपोल मोमेंट इनकी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, क्योंकि दोनों एटम सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, तो किसी पे भी चार्ज डेवलप होगा ही नहीं, तो म्यू 0 होगी। अब म्यू 0 होने का मतलब ये है, आप इसको बोलोगे इट्स अ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। और अगर म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है तो आप कहते हो उसे इट्स अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, डायपोल मोमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी भी है। डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर होगी। इट इज फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एरो का हेड उसकी तरफ होगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर ये इस तरह से क्रॉस का निशान है, मतलब ये लाइन लगाने के बाद ऐसे प्लस का है। ठीक है, तो वेक्टर की डायरेक्शन इज फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ आ गया आपको? फिर से लिख देती हूँ कि डायटोमिक के लिए ये फॉर्मूला है डेल इंटू डी है, और इसका जो यूनिट था वो कूलम मीटर भी है, डिबाई भी है, ESU सेंटीमीटर भी है। ठीक है, 1 डिबाई इक्वल टू 3.336 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर के बराबर है, एंड 1 डिबाई इक्वल टू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर के बराबर होता है। डायपोल मोमेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उस मॉलिक्यूल के, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल उतना ज्यादा पोलर है। फिर से देख लो, 1 डिबाई 3.36 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर के बराबर है, 1 डिबाई 10⁻18 ESU सेंटीमीटर है। और म्यू की वैल्यू जिस मॉलिक्यूल के लिए जितनी ज्यादा है, मतलब मॉलिक्यूल उतना ज्यादा पोलर होगा, वो चार्ज पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आप लगाते जाओगे म्यू की वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, वो मॉलिक्यूल उतना ज्यादा पोलर होता जाएगा। और अगर दोनों एटम सेम है तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 आएगी, मींस वो एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक, और डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज फ्रॉम दी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू दी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी कि इधर की तरफ H से Cl की तरफ इसकी वेक्टर की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब अगला टॉपिक हमें करना है, हमें डायपोल मोमेंट उन मॉलिक्यूल्स की भी फाइंड आउट करनी है जिनमें मोर देन 2 एटम है, जैसे कि अगर हम बात करें बेरिलियम क्लोराइड। ठीक, अब आप देखो डायपोल मोमेंट आप हमेशा तब आप फाइंड आउट कर सकते हो जब आपने शेप ऑफ मॉलिक्यूल टॉपिक पढ़ लिया है, क्योंकि शेप ऑफ मॉलिक्यूल जब आप उसकी एक्चुअल ड्रॉ करते हो तभी तो आप वेक्टर की डायरेक्शन ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो इसलिए हमेशा डायपोल मोमेंट का टॉपिक जो है शेप ऑफ मॉलिक्यूल करने के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि इसमें मोर देन 2 एटम्स में के केस में आपको शेप ड्रॉ करनी पड़ती है। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं डायपोल मोमेंट ऑफ दी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब आप देखो यहाँ पे डायपोल मोमेंट ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे अगर लेट्स सपोज मुझे बेरिलियम क्लोराइड की फाइंड आउट करनी है डायपोल मोमेंट, तो सबसे पहले आपको इसकी शेप ड्रॉ करनी पड़ेगी। जैसे अब आपने ये ड्रॉ करा, ठीक है, ये शेप ड्रॉ करी, अब ये इसकी लीनियर ज्योमेट्री है। ठीक, अब आप हर कोवेलेंट बॉन्ड पे वेक्टर ड्रॉ करोगे। जैसे बेरिलियम और Cl में से ज्यादा पोलर कौन है, Cl है।
सॉरी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, Cl है, तो इसका इस कोवेलेंट बॉन्ड की वेक्टर की डायरेक्शन इधर और इस वाले कोवेलेंट बॉन्ड की डायरेक्शन इधर। अब ये दोनों वेक्टर इक्वल एंड ऑपोजिट हो गए, तो इसका मतलब नेट डायपोल मोमेंट अब आप देखोगे कि इसकी 0 है। ऑल्दो इसमें अगर हम इंडिविजुअली बॉन्ड को देखें तो वो पोलर है, लेकिन जो मॉलिक्यूल जिसमें मोर देन वन बॉन्ड होता है उसमें ओवरऑल डायपोल मोमेंट भी देखी जाती है, और इसकी ओवरऑल डायपोल मोमेंट जो है वो क्या है, 0 है। ओवरऑल बोलोगे इट्स ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल ऑल्दो इट इज हैविंग अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हम बात करें एक मॉलिक्यूल हैविंग दी रेगुलर ज्योमेट्री, अगर हम इसकी बात करें, जिस मॉलिक्यूल की रेगुलर ज्योमेट्री है और उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो मतलब ये है और सारे एटम्स बॉन्डेड जो सेंट्रल एटम के हैं वो सारे सेम हो, देन नेट डायपोल मोमेंट जो है उस मॉलिक्यूल की क्या आएगी, 0 आएगी। आप कोई भी केस कंसिडर कर लो, जैसे BCl3, CH4, PCl5, SF6, इन सब की नेट डायपोल मोमेंट क्या आएगी, 0 आएगी। पर अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है या सेंट्रल एटम के साथ सारे एटम्स तो लगे हुए हैं पर सारे सेम नहीं है, तब भी नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं आएगी। ठीक है, जैसे अगर मैं केस BCl3 का ले लूँ, ठीक, BCl3 में बोरोन के साथ ये 3 बॉन्ड लगे हुए हैं। आप इंडिविजुअली बॉन्ड का वेक्टर ड्रॉ करोगे, जैसे ये जो 2 वेक्टर एंगल पे हैं, इसका नेट यहाँ पे हुआ, ये और ये इक्वल एंड ऑपोजिट, तो इनका नेट जो है डायपोल मोमेंट क्या हो गई, 0 हो गई। समझ आ गई बात। अब अगला केस हम लेते हैं जिसमें लोन पेयर हो, जैसे कि NH3 का केस लिया, इसकी ज्योमेट्री हम ड्रॉ करें तो एक केस में लोन पेयर आ गया और ये 3 प्लेसेस पे एटम आ गए, सही। अब जब भी सेंट्रल एटम पे लोन पेयर हो, वेक्टर की डायरेक्शन उसी के टुवर्ड होती है। अब N और H के बॉन्ड में डेफिनेटली नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये वेक्टर इधर की तरफ होंगे, इसका रिजल्टेंट भी ऊपर की तरफ होगा। इन तीनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो ऊपर की तरफ होगा। अब ये दोनों जब आपस में ऐड होंगे तो आप सिर्फ ये बोल दो कि इसकी नेट डायपोल मोमेंट इज नॉट 0, यानी कि ये मॉलिक्यूल जो है ओवरऑल पोलर है। हम समझ आ गई। जब भी सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर है तो वेक्टर की डायरेक्शन टुवर्ड्स दी लोन पेयर करनी है, उससे ऊपर, अवे फ्रॉम दी सेंट्रल एटम। अब एक और क्वेश्चन आता है, एक NH3 होता है और एक NF3, और दोनों को बोला जाता है कंपेयर करो भाई किसकी डायपोल मोमेंट ज्यादा है, विच मॉलिक्यूल इज मोर पोलर। फ्लोरीन को देखते ही हमें लगता है कि हाँ भाई ये ज्यादा पोलर होगा। आप देखो यहाँ पे, लेकिन अगर आप इसको ड्रॉ करते हो तब आपको समझ आएगा इसका केस। नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बॉन्ड में डेफिनेटली फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये वेक्टर की डायरेक्शन हो गई इनकी तो नीचे की तरफ और इसकी हो गई ऊपर की तरफ। अब देखो यहाँ पे, इसमें ये रिजल्टेंट वेक्टर ऐड हो रहा था, पर इनमें इसका रिजल्टेंट जो है वो नीचे की तरफ होगा। तो अब ये बताओ, अब ये दोनों आपस में ऐड तो होंगे नहीं और इक्वल एंड ऑपोजिट भी नहीं हो सकते, तो ये सबट्रैक्ट होंगे। तो डेफिनेटली आपको समझ आ गया होगा कि नेट डायपोल मोमेंट जो है NH3 की नेट डायपोल मोमेंट जो NF3 है उससे क्या है, ज्यादा है। सो NH3 इज मोर पोलर देन दी NF3। अब आपको समझ आ गई बात ये चीज कि आपने सिर्फ एक एटम को देख के नहीं देना है आंसर, ओवरऑल ज्योमेट्री डिसाइड करनी है। अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर मोर देन 1 एटम है तो उस केस में उसकी ज्योमेट्री ड्रॉ करो, फिर उसके बेसिस पे डिसाइड करो कि ओवरऑल मॉलिक्यूल पोलर है भी या नहीं। और दूसरा रूल याद रखो कि अगर एक सेंट्रल एटम के साथ लगे हुए सारे एटम सेम है तो वो ओवरऑल नॉन पोलर होता है। डायपोल मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल थीटा। अब जितना ज्यादा एंगल की वैल्यू बढ़ती जाएगी म्यू की वैल्यू उतनी घटती है, ठीक है। तो अब अगर हम बेंजीन का केस लें, बेंजीन में लेट सपोज मैंने डाइक्लोरोबेंजीन लिया, ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है, ठीक, और वहीं पर हमने लिया मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और तीसरा केस लेते हैं हम पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये 3 केसेस लिए, ये मेटा है, ये पैरा है, और सारे केसेस क्या हैं, डाइक्लोरोबेंजीन के। इसके वेक्टर की डायरेक्शन इधर, इसका भी वेक्टर क्या होगा, इधर होगा। अब इन वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, इनके बीच में एंगल होगा 60 डिग्री का। इनके, इसका वेक्टर इधर, इसका वेक्टर इधर, इनके बीच में एंगल
इनके बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री, और यहाँ पे वेक्टर इक्वल एंड ऑपोजिट, तो इसका तो दिख ही रहा है कि नेट डाइपोल मोमेंट कितनी हो गई 0। अब ये रूल अप्लाई करो, ग्रेटर दी एंगल लेसर दी डाइपोल मोमेंट। इसका मतलब इन तीनों में से सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसकी होगी, ऑर्थो की। ऑर्थो की डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगी, फिर मेटा की होगी, और सबसे कम किसकी होगी, पैरा की। आपको समझ आ गई बात, ये वाला केस समझ आ गया डाइपोल मोमेंट का, कि डाइपोल मोमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल थीटा होता है। ठीक है, तो ऑर्थो मेटा पैरा के केस में ऑर्थो में सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम मेटा में होगी, और सबसे कम किस में होगी, पैरा में होती है। ठीक, अगर मैं ब्यूटूइन देखें, ब्यूटूइन की दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है ज्योमेट्रिकल आइसोमर के हिसाब से, सिस भी हो सकता है और ये ट्रांस भी। इसको भी आप डाइपोल मोमेंट के बेसिस पे डिस्टिंग्विश कर सकते हो। हमने ड्रॉ करा इसे इस तरह से, सिस का मतलब हो गया टू लाइक ग्रुप ऑन दी सेम साइड। ठीक है, दोनों CH3 ऊपर भी हो सकते थे, नीचे भी। ट्रांस का मतलब टू लाइक ग्रुप ऑन दी ऑपोजिट साइड, ये हमने करा। ठीक है, हमने अभी पढ़ा था पिछले हाइब्रिडाइजेशन के केस में कि अगर मुझे कार्बन की यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो उसके सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, तो 3 H लगे हैं, 3 तो सिग्मा बॉन्ड हो ही गए क्योंकि तीनों H के साथ सिंगल बॉन्ड होता है, और एक ये CC का, तो इसके 4 सिंगल बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब हम बात करते हैं इस कार्बन की, इसके 1, 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सेम सिचुएशन यहाँ हो गई। ठीक, अब ये आपको बताने की वजह क्या है कि कार्बन में अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, फिर sp2, फिर sp3। जितना ज़्यादा s करेक्टर होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होती है, और ये चीज़ नाइट्रोजन के लिए भी ट्रू है। ठीक, अब अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वेक्टर की डायरेक्शन इधर हुई, इस केस में भी इधर हुई, तो नेट डाइपोल मोमेंट इसकी रिजल्टेंट इसकी किधर होगी, म्यू रिजल्टेंट, या ये कह दीजिए नेट डाइपोल मोमेंट इसकी किधर की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी। ठीक, तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि सिस ब्यूटूइन जो है वो डेफिनेटली एक पोलर मॉलिक्यूल है। सही, अब हम ट्रांस की बात करें, इसका वेक्टर इधर की तरफ और इसका वेक्टर ऊपर की तरफ हो गया, तो इसमें नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगी, 0। तो ये मॉलिक्यूल यानी कि जो ट्रांस ब्यूटूइन है वो क्या हो गई, नॉन पोलर। पहला पॉइंट तो ये बात पता चली आपको। दूसरी बात, इसका मतलब म्यू जो होगी हमेशा किसी भी एल्कीन की उसकी सिस वाले की ट्रांस वाले से क्या होगी, ज़्यादा ही होगी। फॉर द सेम मॉलिक्यूल अगर हम डाइपोल मोमेंट देखें तो हमेशा सिस के मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट ट्रांस के मॉलिक्यूल से क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब आपको डिफरेंट केसेस समझ आ गए। ठीक है, डाइपोल मोमेंट के। तो अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, देन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड रेफर टू अदर पीपल ऑल्सो। थैंक यू।